That's my कानूनी पेज। लेट्स माई कानूनी पेज पर मैं अब्दुल हनीफ और आज हम चर्चा करेंगे बीते कुछ दिनों में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आए नए फैसलों के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में दिए एक फैसले में कहा है कि हर असफल या टूटे रिश्ते को बलात्कार करार देने से बलात्कार जैसे अपराध की गंभीरता कम हो जाती है और आरोपी पर कभी न मिटने वाला कलंक लगता है और ये उसके साथ घोर अन्याय होता है। जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस आर. महादेवन की बेंच ने 24 नवंबर 2025 को समाधान बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के एक दुष्कर्म के मामले में एफआईआर को रद्द करते हुए कहा कि कानून का इस्तेमाल केवल तभी किया जाना चाहिए जब वास्तविक यौन हिंसा या स्वतंत्र सहमति का स्पष्ट अभाव नजर आता हो। ये मामला महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर से जुड़ा है, जहां एक महिला ने एक वकील के खिलाफ रेप की एफआईआर दर्ज कराई। महिला का आरोप था कि वकील ने शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए। सुप्रीम कोर्ट में अपनी सुनवाई के दौरान पाया कि दोनों के बीच लगभग 3 साल तक ये रिश्ता चला, जो दोनों की पारस्परिक सहमति से था। कोर्ट ने कहा कि ऐसा रिश्ता जो लंबे समय तक चला हो और दोनों की मर्जी से बना हो, उसे बाद में दुष्कर्म की श्रेणी में सिर्फ इसलिए नहीं ला सकते कि वह रिश्ता शादी में तब्दील नहीं हुआ। इसी तरह एक अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को फटकार लगाते हुए पश्चिमी राजस्थान की जोजरी, बांडी और लूनी नदी प्रणाली को बहाल करने के लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने 2 मिलियन लाइव्स एट रिस्क, इंडियाज मोस्ट डेडलिएस्ट रिवर नाम की डॉक्यूमेंट्री के आधार पर स्वो मोटो संज्ञान लेकर एक याचिका की सुनवाई के दौरान राजस्थान सरकार को फटकार लगाई और कहा कि हमें यह देखकर दुख हो रहा है कि राज्य सरकार को वर्षों पहले इस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी, ताकि 24 घंटे इसकी पालना सुनिश्चित की जा सके, जो कि राज्य सरकार और उसके संबंधित अधिकारियों का संवैधानिक दायित्व है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने राजस्थान उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में इस हाई लेवल कमेटी का गठन किया है, ताकि जोजरी, लूनी और बांडी नदियों सहित संपूर्ण नदी प्रणाली के लिए एक व्यापक, समयबद्ध नदी बहाली और कायाकल्प ब्लूप्रिंट तैयार किया जा सके। इस डॉक्यूमेंट्री में राजस्थान के कई जिलों के लगभग 20 लाख निवासियों को प्रभावित करने वाले इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, प्रशासन की नाकामी और गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य परिणामों के खतरनाक स्तर को उजागर किया गया था। कोर्ट ने कहा कि हालांकि राज्य ने कुछ कदम जरूर उठाए हैं, लेकिन ये सभी कदम अदालत द्वारा सुमोटो मामला दर्ज किए जाने के बाद उठाए गए हैं। हालांकि ये उपाय महत्वहीन नहीं है, लेकिन इनका समय बहुत कुछ कह रहा है। न्यायालय ने आगे कहा कि यह समिति का गठन एनजीटी द्वारा कोर्ट के आदेशों की पालना सुनिश्चित करवाने के लिए किया जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने एक अन्य मामले में कहा है कि सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम 1984 के तहत दंडनीय अपराधों की शिकायत कोई भी व्यक्ति कर सकता है, क्योंकि यह अधिनियम इस बात पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाता कि आपराधिक कानून को कौन लागू कर सकता है। न्यायमूर्ति पंकज मित्तल और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द करते हुए ये बात कही, जिसमें 1984 अधिनियम के साथ विभिन्न आईपीसी प्रावधानों के तहत ग्राम प्रधान की शिकायत पर संज्ञान लेने के बाद मजिस्ट्रेट द्वारा अभियुक्त को तलब करने के आदेश को रद्द कर दिया था। हाई कोर्ट ने मजिस्ट्रेट के आदेश को रद्द करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के तहत केवल भूमि प्रबंधन समिति ही सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर सकती है। चूंकि ग्राम प्रधान सक्षम प्राधिकारी नहीं थे, इसलिए हाई कोर्ट ने शिकायत को विचारणीय नहीं माना। उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के प्रावधान दीवानी प्रकृति के होने के कारण नुकसान के आकलन या अतिचारियों को बेदखल करने के संबंध में एक बिल्कुल अलग संदर्भ में काम करते हैं। 1984 के अधिनियम के तहत आपराधिक कार्रवाई शुरू करने के लिए न्यायालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति आपराधिक कानून को लागू कर सकता है, क्योंकि 1984 के अधिनियम में ऐसा कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है जो शिकायत करने वाले व्यक्ति की पात्रता को सीमित करता हो।
हमारा मानना है कि उच्च न्यायालय ने यह मानकर स्पष्ट रूप से कानूनी गलती की है कि चूंकि ग्राम प्रधान एफआईआर दर्ज करने के लिए सक्षम प्राधिकारी नहीं थे, इसलिए विशेष न्यायाधीश द्वारा संज्ञान लेने और अभियुक्त को सम्मन भेजने की कार्रवाई कानूनन गलत है। न्यायालय ने लालचंद्र राम बनाम स्टेट ऑफ यूपी के मामले में ये टिप्पणी की। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अब्दुल मजीद की याचिका पर सुनवाई करते हुए पिटिशनर अब्दुल मजीद को अवैध अतिक्रमण हटाने के मामले में सुनवाई का अवसर प्रदान किया है। ये मामला अल फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक और अल फलाह समूह के अध्यक्ष जवाद अहमद सिद्दीकी के पिता हम्माद अहमद का पैतृक घर से जुड़ी हुई है, जहां छावनी बोर्ड कार्यालय द्वारा याचिकाकर्ता के रिहायशी इमारत के कुछ हिस्सों पर अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस जारी किया गया था। याचिकाकर्ता ने इस कानूनी नोटिस को चुनौती दी। याचिका पर सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस प्रणय वर्मा ने कहा कि याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर दिया जा सकता है, क्योंकि शुरुआती नोटिस लगभग 30 साल पहले जारी किए गए थे और उसके बाद अब विवादित नोटिस दिया गया है। न्यायालय ने कहा, विवादित नोटिस पर गौर करने से ऐसा लगता है कि याचिकाकर्ता को पहले भी नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन वे वर्ष 1996, 1997 में जारी किए गए थे, यानी आज से लगभग 30 साल पहले, और उसके बाद अब विवादित नोटिस जारी किया गया है। यदि पिछले नोटिस जारी होने की तिथि से लगभग 30 साल का वक्त गुजरने के बाद पिटिशनर के खिलाफ कोई कार्रवाई की जानी चाहिए थी, तो उसे सुनवाई का अवसर भी मिलना चाहिए था। याचिका के अनुसार यह मकान लगभग 50 वर्षों तक स्वर्गीय हम्माद अहमद के मालिकाना हक और कब्जे में था। इस मकान की तामीर उस वक्त के छावनी अधिकारी की सहमति और उसके अनुमोदन से किया गया था। आपको याद दिला दें कि अभी हाल ही में दिल्ली में कार में हुए बम धमाके में अल फलाह यूनिवर्सिटी का नाम काफी चर्चा में रहा है। लेट्स माइक कानूनी पेज पर फिलहाल इतना ही। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ताज़ा तरीन फैसलों को जानने के लिए हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए। हमारा पेज लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप भी कोई कानूनी जानकारी हमसे साझा करना चाहते हैं, कानूनी पेचीदगियाँ हमसे साझा करना चाहते हैं, तो हमें डीएम करें, हमें लाइक करें, हमें शेयर करें और हमें लिखें। हम आपके साथ जुड़कर आपकी कानूनी पेचीदगियों को सुलझाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.
Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat.